हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम योर फ्रेंड्स आपती हियर। सो आज हम लेके आ गए हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस का रिवीजन वीडियो लेकर, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो विदाउट फर्दर डू वी लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ। सो सबसे पहले हम बात करते हैं आइडल गैस लॉ की, ठीक है। इसमें एक फॉर्मूला बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज CPVT। आप अभी नहीं समझोगे CPVT होता क्या है, तो आपने क्लास 10th में मैथ्स में CPCT तो ज़रूर सुना होगा। आई विल से दैट CPCT ये ज़रूर सुना होगा। तो बस इससे रिलेशन करके याद कर लो यार, क्या है CPVT, ठीक है। बस इससे रिलेट करके याद कर लो। अब मैं इसके बारे में बताती हूँ आपको ये एक्चुअली में है क्या। ये है चार्ल्स लॉ के लिए प्रेशर कांस्टेंट है और बॉयल्स लॉ के लिए टेम्परेचर कांस्टेंट है। बस सिंपल है, मैंने ये फिजिक्स वाला से पढ़ा है। अगर आपको ये ठीक लगे तो कर लो, बट इट्स ऑलराइट। आपको अगर ये नहीं ठीक लगता तो आप अपने मन से कर लो, सिंपल है यार। चार्ल्स लॉ के लिए प्रेशर कांस्टेंट और बॉयल्स लॉ के लिए टेम्परेचर कांस्टेंट। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो आइडल गैस इक्वेशन में सबसे पहले हम बॉयल्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे। बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर कांस्टेंट, ओके। सो बॉयल्स लॉ में अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, लेट मी एक्सप्लेन यू, PV इज इक्वल्स टू nRT, यही होता है आइडल गैस इक्वेशन। और अगर इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V तो होगा, क्योंकि N की वैल्यू 1 मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। देखते हैं आगे। बॉयल्स लॉ फॉर अ गिवन मास कांस्टेंट मास, ठीक है। इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मास जो होगा वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा और P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड। ना नेक्स्ट टेम्परेचर कांस्टेंट है और ये आइसोथर्मल प्रोसेस है। आइसोथर्मल प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस, आइसोबैरिक प्रोसेस, ये सारे प्रोसेस आप लास्ट चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स में ज़रूर पढ़ लिए होंगे। तो अब हम बात करते हैं, अगर P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, P1V1 इज इक्वल्स टू P2V2, ठीक है। ये भी एक फॉर्मूला बन सकता है। चलिए अब हम इसके ग्राफ के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। ग्राफ के बारे में अगर हम इसकी बात करें तो अगर हम P वर्सेस V, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम के बारे में बात करें तो टेम्परेचर है हमारा कांस्टेंट, ठीक है। यहाँ पे हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट है, ठीक है। अगर यहाँ पे हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट है तो यहाँ हमारा पैराबोलिक स्टेट बनेगा, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर भी हो रहा है, वॉल्यूम भी हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा पैराबोलिक बनेगा डायग्राम में, ठीक है। अब यहाँ पे अगर दूसरा पैराबोलिक बन जाएगा तो ये बात आप ध्यान रखिएगा, जहां भी कर्व से लाइन आएगी ये हमारा पैराबोलिक T1 है, ये हमारा पैराबोलिक T2 है। हु टेक द मोर डिस्टेंस, ये ज़्यादा डिस्टेंस ले रहा है एज पर दिस, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा T2 इज ग्रेटर देन T1, ठीक है। अब हम नेक्स्ट ग्राफ की बात कर लेते हैं, P वर्सेस T का, ठीक है। P वर्सेस T का समझते हैं। तो यहाँ पे T कांस्टेंट रहेगा, बस प्रेशर ही है, तो प्रेशर इंक्रीज होता रहेगा, दैट्स इट। प्रेशर इंक्रीज होता रहेगा और टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। और अगर हम बात करें V वर्सेस T, ठीक है। P वर्सेस T की बात हम कर चुके हैं। V वर्सेस T की बात करें तो यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट है, बढ़ता ही जा रहा है, तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V होता है, ठीक है। P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, तो अगर प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम कम होगा ना, तो यहाँ पे वॉल्यूम कम हो जाएगा लेकिन टेम्परेचर कांस्टेंट ही रहेगा। अंडरस्टैंड? आई होप यू अंडरस्टैंड गाइस। और अगर आपको जहाँ भी ना समझ में आए प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, और नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूँगी कि वो समझ में आ जाए आप लोगों को। तो चलिए अब हम यहाँ से पढ़ते हैं। देखिए T2 इज ग्रेटर देन T1, ठीक है। नीचे वाला जो रहेगा वो हमेशा छोटा रहेगा ऊपर वाले से, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो ग्राफ बने रहते हैं, यहाँ पे जो ग्राफ बनेगा वो कम साइज का रहेगा एज पर ईयर, ठीक है। तो नेक्स्ट बात करते हैं स्लोप की। स्लोप सिंपल है, -P/V
पी बाई वी सब मैंने आपको समझा दिया। और जिसकी स्लोप कम होगी वहाँ पे कर्व ज़्यादा रहेगा, मतलब इसका कि पी, जिसकी स्लोप कम पी ज़्यादा, मतलब T2 की स्लोप जो है वो कम है, T1 की स्लोप ज़्यादा है, तो जिसकी स्लोप कम रहेगी वो बड़ा रहेगा, जिसकी स्लोप ज़्यादा रहेगी उससे। ठीक है, अब हम बात करते हैं रियल गैस और आइडियल गैस के डिफरेंसेस में। ठीक है, फॉर बॉयल्स लॉ यहाँ पे हमारा T कांस्टेंट है। ठीक है, अब यहाँ अगर हम बात करें पीवी ग्राफ की, तो यहाँ भी पैराबोलिक सेम एज बनेगा। और यहाँ पे जो ये रियल गैस है, ठीक है, ये देखिए, ये आइडियल गैस जो ब्लैक से है और रियल गैस जो ब्लू से है। ठीक है, ब्लू ब्लैक आप छोड़िए, आप ये डैश डैश वाली जो लाइन है वो रियल गैस है, और जो एकदम स्ट्रेट लाइन है दैट इज योर आइडियल गैस। ठीक है, अब यहाँ भी हमारा T2 इज ग्रेटर देन T1 रहेगा। ठीक है, रियल गैस बिहेव एज अ आइडियल गैस व्हेन टेम्परेचर इज हाई एंड प्रेशर इज लो। तो इसको लर्न करने के लिए हाई टेम्परेचर लो प्रेशर HTLP आप बना सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं चार्ल्स लॉ के बारे में। चार्ल्स लॉ में मैंने क्या बताया था आपको, CPBT। ठीक है, CPBT। अब चार्ल्स लॉ में प्रेशर कांस्टेंट रहेगा और बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर कांस्टेंट, तो चार्ल्स लॉ में प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो PV इज इक्वल्स टू nRT। यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट है तो इन दोनों को काट दो, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T हो जाएगा, कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, अब देखिए इसमें भी मास हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा, P कांस्टेंट है, दैट इज वाई V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। चार्ल्स लॉ में ऐसे हो जाएगा और बॉयल्स लॉ में ऐसे इक्वेशन बनेगा और चार्ल्स लॉ में ऐसे बनेगा। बॉयल्स लॉ हमारा आइसोथर्मल था और चार्ल्स लॉ हमारा आइसोबैरिक है। ठीक है, मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, इसे थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा चुकी हूँ। ठीक है, अब हम बात करते हैं ग्राफ V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। ठीक है, हम फिर से ग्राफ के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम पहले बनाते हैं चार्ल्स लॉ का ग्राफ। चार्ल्स लॉ के ग्राफ, यहाँ पे हमारा क्या कांस्टेंट है, CPBT में प्रेशर कांस्टेंट है, और वो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T है। ठीक है, अब हम बात करते हैं ग्राफ के बारे में। तो सबसे पहले हम PV का ग्राफ ले लेते हैं। ठीक है, P वर्सेस V का। अब प्रेशर हमारा कांस्टेंट है तो वॉल्यूम ही तो बढ़ेगा बस। अब हम ले लेते हैं PT का ग्राफ, सेम बनेगा PT का भी, क्योंकि टेम्परेचर ही बढ़ेगा क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है। ठीक है, अब हम बात करते हैं V और T का ग्राफ। तो इन दोनों बढ़ेगा तो दोनों बढ़ेगा तो ऐसे चलेगा। आई होप यू अंडरस्टैंड गाइज, ये बहुत ही ईजी कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ये देखिए V और T का ग्राफ सीधे जाएगा क्योंकि वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, टेम्परेचर भी बढ़ रहा है। ठीक है, ये वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, टेम्परेचर भी बढ़ रहा है। अब इसकी स्लोप की बात करें तो स्लोप भी बहुत ही ज़्यादा इजी कॉन्सेप्ट से रिचुअल करता है। देखिए आप स्लोप अगर हम इसका देखें, ठीक है, इसका हम स्लोप देखें तो देखिए, हम पहले समझाते हैं आपको। आइडियल गैस की इक्वेशन होती है nRT। ठीक है, PV इज इक्वल्स टू nRT। अब हम PV की जगह dV अपॉन dt, ठीक है, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो dV बाई dt। अब V की जगह हम dV रख देते हैं और nRT की जगह dt रख देते हैं। ठीक है, अब हम dV बाई dt को साइड में करके और nR बाई P। ठीक है, dV अपॉन dt इज इक्वल्स टू nR बाई P। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा स्लोप आ जाएगा dV बाई dt इज इक्वल्स टू nR बाई P। ठीक है, ओके, तो यहाँ तक आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अब हम रियल गैस और आइडियल गैस के बारे में समझेंगे इन चार्ल्स लॉ, P कांस्टेंट जहाँ पे होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा यही वाला स्लोप लेकर चलते हैं जिसमें टेम्परेचर प्रेशर ना हो, मतलब वॉल्यूम एंड टेम्परेचर का ग्राफ हो। रियल गैस उसी में हम देखेंगे। तो यहाँ भी सेम है, आइडियल गैस मैंने स्ट्रेट लाइन में और डॉट 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 करके रियल गैस को शो किया है। यहाँ भी सेम रहेगा, हाई टेम्परेचर पे लो प्रेशर, इट मीन्स HTLP। चलिए अब हम बात करते हैं इफ टेम्परेचर इज इन डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो देखिए
For each degree rise in temperature in Celsius, the volume of given mass of gas increases by 1/273 of its volume at 0 डिग्री सेल्सियस। तो बस इसमें कुछ नहीं है, अगर आपकी डिग्री राइज करती है, मतलब टेम्परेचर आपका राइज करता है सेल्सियस में, तो ये भी ग्रांटेड है कि वॉल्यूम ऑफ मास भी इंक्रीज करेगा। कितना करेगा? इतना, 1/273। अगर एक इंक्रीज करता है तो 1/273, 2 इंक्रीज करता है तो 2/73, 3 इंक्रीज करता है तो 3/273, ठीक है, ऑफ इट्स वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, देखिए जैसे यहाँ पे हम लेके चलते हैं, ये फॉर्मूला है, ठीक है, इसे आप लिख लीजिएगा, ये फॉर्मूला है। देखिए एग्जाम्पल के लिए मैं बता रही हूँ, ये एग्जाम्पल है, जैसे वॉल्यूम 1 डिग्री बढ़ा है, ठीक है, तो V0 + V0 ये फॉर्मूले पे डिपेंड है, तो ये बढ़ा तो ये 1/273 हो गया। मतलब ये जितना बढ़ेगा उतना ये जैसे ये n बढ़ा, ठीक है, तो ये n/273 बढ़ेगा। जैसे ये V2 डिग्री सेल्सियस बढ़ा तो ये फॉर्मूले पे डिपेंड रख के 273 केल्विन बढ़ेगा। ठीक है, सेम एज ऐसा। अब हम बात करते हैं इसके ग्राफ की। तो ग्राफ में कुछ नहीं रखा है, आप सिंपल सा इसको बना लो, फॉर्मूला लिख लो, फॉर्मूले पे डिपेंड करके y = mx + c लिख लो। अब y स्लोप पे जितने जा रहे हैं और x स्लोप पे जितने जा रहे हैं सब पे रखते चले जाओ, सब आ जाएगा। ठीक है, मुझे लगता है आप लोगों को आ रहा है, इसलिए मैं नहीं बता रही हूँ, बट इफ़ अगर नहीं आ रहा है तो कमेंट में ज़रूर बोलना। चलिए नेक्स्ट करते हैं, एवोगैड्रो हाइपोथेसिस, कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर इक्वल्स वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, देखिए जैसे 5 पे, जिसे मैं बताती हूँ, अगर 50 ml पे 2 मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, मॉलिक्यूल्स 2 हैं, तो 100 ml पे 4 मॉलिक्यूल्स होंगे, फिर 200 ml पे 8 मॉलिक्यूल्स होंगे। बस इसमें ऐसा ही है कि एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, जब टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट दोनों हो जाएंगे तब इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस, वॉल्यूम के सारे गैसेस मॉलिक्यूल्स के नंबर, मतलब इसमें इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। आप इस लाइन पे ध्यान दो, जो वॉल्यूम्स रहेंगे वो इक्वल रहेंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के। ठीक है, देखिए जैसे इक्वल वॉल्यूम ऑफ नंबर, मैं समझा रही हूँ, अच्छा यहाँ पे है, मैं यहाँ पे समझाती हूँ। देखिए CO2 वॉल्यूम नंबर ऑफ, ठीक है, वॉल्यूम्स के नंबर देखिए 100 ml है, ठीक है, 100 ml है, CO2 यहाँ 100 ml है, यहाँ x है, यहाँ भी 100 ml है, यहाँ भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये वॉल्यूम है, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स x हैं, यहाँ पे 100 ml है तो यहाँ भी x है। कोई भी गैसेज हो ये मैटर नहीं करती है, ठीक है, एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर, अगर उसका टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट है, देखिए वॉल्यूम, अगर देखिए इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस, इक्वल वॉल्यूम है 100 ml 100 ml 100 ml, ठीक है, तो उसके लिए क्या होगा? इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मतलब x एंड x। ठीक है, सो यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक